जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार। लाल कुआं क्षेत्र में दलितों के पक्के मकानों को तोड़ा गया। पंजाब राव देशमुख चिकित्सालय में शिशुओं ने डॉक्टर की लापरवाही के कारण गंवाई अपनी जान। परिवार ने की डीन और संस्थापक की गिरफ्तारी की मांग। आकोट के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में तुअर दाल न बिकने से किसान परेशान। तुअर खरीदी न करने पर तीव्र आंदोलन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहब को मानने वाले बौद्ध उपासकों पर आए दिन अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली के लाल कुआं दलित बस्ती और पक्के मकानों को उस समय तोड़ा गया जब यहां पूरी दिल्ली बारिश के पानी में लबालब भरी पड़ी थी। दिल्ली के लाल कुआं क्षेत्र में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोग रहते हैं। यहाँ के कई लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। बाबा साहब की बढ़ती क्रांति को देखते हुए दलितों के खिलाफ साजिश की जा रही है। कुछ समय पहले यहाँ बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोगों ने भीम जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई थी और बड़ी संख्या में यहाँ के लोग बौद्ध बने थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बढ़ती क्रांति को देखते हुए यहाँ की मनुवादी सरकार और प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए लगभग 70 से 80 साल से यहाँ रहने वाले बाबा साहब के अनुयायियों के पक्के और महंगे मकान तोड़ दिए गए। क्षेत्र के निगम पार्षद, विधायक और सांसद का इस संकट की घड़ी में नदारद होना यही दर्शाता है कि यहाँ दलितों के घर सोची समझी साजिश के तहत तोड़े गए हैं। लाल कुआं गाँव की बात करूँ, ये लाल कुआं गाँव बहुत पुराना गाँव है, कम से कम 70-80 साल पुराना गाँव है। इसमें हमारे पास में सारे पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्याप्त सिदरा है हमारे पास में। और जिस तरीक़ा से ये देखा जा रहा है कि ये द्वेष वाली भावना से हमारे घरों को तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम करीब 80 से 85% आदमी दलित निवास करते हैं। तो ये दलित विरोधी सरकार देखते हुए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी देखा जा रहा है हमारे दलितों को घर क्यों तोड़े जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ एक सरकार कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, क्या यही विकास है हमारा? हम देख रहे हैं पूरे देश में जहाँ भी हो रहा है दलितों पर अत्याचार हो रहा है। हम चलो अपने गाँव की बात करते हैं, लाल कुआं गाँव की बात करते हैं। यहाँ पे ये क्यों बिना नोटिस के हमारे भाई बहन छोटे बच्चे भरी बरसात में घर से बाहर निकाल दिए गए। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई कि भाई आपका मकान तोड़ा जा रहा है, नहीं तोड़ा जा रहा है। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई किसी को अगर आप उजाड़ते हो या तोड़ते हो तो उसको नोटिस दो, या 15 साल पुराना अगर किसी का मकान है तो उसको नहीं हटाया जाए। यहाँ तो ये 70 साल 80 साल पुराने रह रहे हैं, तो इनको क्यों उजाड़ा जा रहा है? या उजाड़ा भी जा रहा था, या कोई भी अगर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के पास में तो उनको जानकारी देनी चाहिए थी, उन्हें पर्याप्त घर देना चाहिए था, परंतु नहीं। मैं तो बड़ी बात तो कर नहीं रहा। हमारा विश्वकर्मा है, ये हमारे सब बड़े बड़े लोग हैं, हमारे बाद ही तो बचाओ। इसको तो 80 साल हो गए और उसको 20 साल हुए, उनको क्यों ना तोड़ा फोड़ी होती? क्यों गरीबों पर अत्याचार होता है? मैं तो वैसे इसी का मुद्दा हूँ। हमारे गरीब भाई क्यों मारे जाते हैं? हर जब भी जाते कोई भी दिक्कतें आती है तो हमारे गरीब भाइयों पर क्यों आती है? हमें जब भी हमारा समाज है, हमारे गरीब है, दलित भाई हैं, इनके लिए अत्याचार क्यों होता है हमेशा के लिए? क्यों इनको दबाया जाता है? चाहे किसी भी सरकार बन जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, जब भी आती है तो सिर्फ दलितों भाइयों पर, गरीबों के लाल कुआं के ऊपर। उससे पहले क्यों नहीं आई? विश्वकर्मा तो हमारे बीच, उसको तोड़ो, हम उसको माने। हाँ भाई तोड़ रहे हैं, उनको पैसे वालों को घर तोड़े जा रहे, हमारे गरीब भाइयों को क्यों तोड़े जा रहे हैं? यहाँ के हजारों परिवार इस तेज बारिश में भी अपने अपने छोटे बच्चों के साथ और गर्भवती महिलाओं के साथ बिना छत खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर है। इसी दहशत में यहाँ एक बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है और एक युवक प्रेम, जिसकी जवान बहन की शादी 2 महीने बाद ही होने वाली थी, उसका पाई पाई एक करके जोड़े गए रुपए से तैयार मकान अब खंडर में बदल चुका है। न्याय की आस में ये लोग आत्मदाह करने तक को उतारू है। सरकारी जगह है तो यहाँ पहले से क्यों बनन देते हैं मकानों को? जब डीडे वाले और पुलिस वाले पैसा ले लेके जेबों को भर लेते हैं, तब तो इसे दीवारों को ठाड़ी करवा देते हैं, और जब गरीब आदमी इसमें रहने लगते हैं तो इनको तोड़ जाते हैं। यहाँ तो पूरा लाल कुआं टूटना चाहिए, सरकारी जगह में पूरा लाल कुआं, या हमारे घरों का हर्जाना देना चाहिए। सरकार जब तो ये कहती थी कि कोई किसी घर को, गरीब को बेघर नहीं किया जाएगा, आज गरीब बेघर कैसे कर दिए? रोड पे क्यों ला दिए? कैसी मोदी काहे का मोदी काहे का नेता, कैसे नेता है? अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। घर तो देखा ये हमारे लिए लेकिन हमारे बने बनाए घर टूट गए, अच्छे दिन हो गए हमारे लिए। हमारे कौन की थोड़ी घनी से देख के सब न्याय लगा दिया, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं
नहीं है हम लोग के पास। बच्चे ने क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे, क्या रोड तो बैठेंगे। इन लोगों के सर की छत छीन जाने की वजह से यहाँ के कभी छात्रों और छात्राओं की शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। शायद शिक्षा से ही वंचित रह जाए। एक सोची समझी साजिश के तहत दलित समाज को ही टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में तो ये हाल है, तो दूसरे शहरों में दलितों के अत्याचार तो सामने भी नहीं आते। ऐसे में सरकार क्या वोट बटोरने के समय जनता से हमदर्दी दिखाती है और सत्ता हाथ में आने पर उन्हीं लोगों को बेघर किया जाता है? ये सोचने की बात है। और मेरे पास में राशन कार्ड है और यहाँ के पानी की है। हम सब परिवार के साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, विदाउट नोटिस जो है हम लोगों को घर से बेघर कर दिया है। मौखिक रूप पे पुलिस वालों ने आके ये बोला जो मतलब घर खाली कर दो। अब रातों रात हम बच्चों को लेकर कहाँ गए, आकर के आज मकान से बेघर कर दिए हैं। आपके सामने में ये हमारा 3-4 मकान है जो एक एक पाए बच्चों के पेट काट के जोड़े थे, वो नष्ट ध्वस्त कर दिए हैं। प्रशासन की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, जैसे भी है हम तो रोड पे आ चुके हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, चाहे वो पुलिस वाला हो, डीडीए वाला हो या कॉलोनी का जो भी सदस्य हो, इनमें शामिल। हमें सरकार से गुजारिश है जो हमारे समस्याओं का समाधान किया जाए और हमारी दुखी आत्मा को वो स्वयं निर्देश किया। पंजाबराव देशमुख चिकित्सालय में 28 जून को अतिदक्षता विभाग में 4 नवजात शिशुओं की मौत की खबर के साथ ही हड़कंप मच गया। इन नवजातों की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, जिसके बाद डॉक्टर नर्स इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस अपराध के लिए चिकित्सालय के डीन और संस्थापक अध्यक्ष को जिम्मेदार बताते हुए रिपाई जिला संगठक अमोल इंगले ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की है। पंजाब देशमुख चिकित्सालय अमरावती का जाना माना अस्पताल है, लेकिन यहां भर्ती 4 बालकों की मौत हो जाने से इस अस्पताल पर कई सवाल खड़े हुए हैं। यहां 4 माओं की गोद सुनी हुई है, लेकिन अब तक इस अपराध के सभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके विरोध में इन शिशुओं की माताएं आंदोलन पर बैठी है। साथ ही रिपाई के जिला संगठक ने भी इनका साथ देते हुए डीन और संस्थापक अध्यक्ष शेट्टे की गिरफ्तारी की मांग की है। इस आंदोलन में बैठी माताओं ने अपना दर्द और रोष व्यक्त करते हुए कहा कि डिलीवरी के बाद हमारे शिशु अच्छे थे, कमजोर होने के कारण उन्हें अतिदक्षता विभाग में रखा गया। हमारे बच्चों की मौत का कारण लापरवाही है। वही दूसरी महिला का कहना है कि इस चिकित्सालय के डीन सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हैं। हमारी गोद सूनी हो गई है, लेकिन इन्हें अभी तक सजा नहीं मिले। इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। हाल ही में किसान संगठक तुअर उद्योजकों की बैठक अकोला के आकोट के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हुई। शासन ने निर्धारित मूल्य पर तुअर खरीदी का आश्वासन दिया, जिसे पूरा नहीं किया गया। बावजूद इसके 1 जून से तुअर उद्योजकों बाजारों में टोकन निकालकर तुअर बेचने के इंतजार में है। ऐसे में अगर शासन ने पुनः तुअर खरीदी नहीं शुरू की तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी किसान संगठन ने दी। शासन ने मूल्य स्थिरीकरण निधि अंतर्गत जो तुअर की खरीदी शुरू की थी, उस पर रोक लगा दी गई है। इसलिए किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शेतकरी संगठन की ओर से जल्द खरीदी शुरू की जाए, ये हमने मांग रखी है। विदर्भ महिला आघाड़ी आंदोलन के लिए सक्षम है। शासन द्वारा जो तुअर की खरीदी महाराष्ट्र के किसानों की शुरू थी, वो अचानक से बंद कर दी गई है। भारी मात्रा में किसानों की तुअर ये मार्केट यार्ड में खड़ी हुई है और उसके ही चलते किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शेतकरी संगठन की ओर से हमने एक किसानों की मीटिंग ली, जिसमें ये ठहराया गया है कि शासन ने तुअर खरीदी जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। यदि शासन तुअर खरीदी शुरू नहीं करता है तो शेतकरी संगठन बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए और अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, इस मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से अमरावती जिले के अंतर्गत आने वाले अचलपुर में नगर परिषद मुख्याधिकारी कार्यालय के सामने अर्धनग्न आंदोलन किया गया। अमरावती जिले के अंतर्गत आने वाले अचलपुर शहर में दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ता ही चला जा रहा है। इस अतिक्रमण से यातायात में बाधाएं आती हैं और आम लोगों को इससे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर कई दफ़ा नगर परिषद को निवेदन दिए गए, लेकिन उसका खासा असर नगर परिषद पर नहीं पड़ा, जिस कारण
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से नगर परिषद मुख्याधिकारी कार्यालय के सामने अर्धनग्न आंदोलन किया गया और आंदोलन में मौजूद सभी कार्यकर्ता शर्ट उतारकर मुख्याधिकारी कार्यालय के आगे बैठे हुए थे, जो अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहे थे। हम पिछले 6 महीनों से अचलपुर और बकवा शहर का अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार इनको शांततापूर्व निवेदन देने के बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन हमारे लिए निवेदनों को कचरे का डब्बा दिखा रही है। और पिछले महीने में उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर वेंकट राठौड़ के ऑफिस में मीटिंग हुई कि अतिक्रमण हटाना 1 महीने का समय दिया था, वो आज 1 महीने का समय खत्म हुआ। उसके उपरूप हमको आज ये कदम उठाना पड़ा और प्रशासन को दिखाना पड़ा कि आप नंगे हैं पूरे, हम तो आधे नंगे हैं, आप पूरे ही नंगे हैं। आप नगर पालिका किसी प्रकार का अतिक्रमण हटाने के लिए आगे पीछे क्यों देख रही है? जो अनधिकृत बांधकाम है उसको गिराने के लिए टाइम लगा रहे हैं। कुछ तो भी इनके अंदर आर्थिक व्यवहार हुआ है, इसलिए नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ वक्त दे रही है, काम कुछ भी नहीं किया। हर 10 वर्ष के बाद देश में जनगणना की जाती है, जिससे कि देश की लोक संख्या तय की जा सके, लेकिन इस जनगणना में भी जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ऐसी ही खबर नागपुर जिले के दिघोरी गांव से सामने आई है, जहां वर्ष 2011 में हुई जनगणना के तहत अनुसूचित जाति की संख्या 15 ही बताई गई है। इस गांव के उपसरपंच और गांव के नागरिकों से बात की हमारे संवाददाता शुभम वनकर ने, तो आइए जानते हैं क्या कहती है ये खबर। हर वर्ष भारत में 10 साल के बाद जनगणना की जाती है, लेकिन नागपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाले दिघोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत अनुसूचित जाति की जो 2011 में जनगणना की गई है, वो सिर्फ 15 अनुसूचित जाति की ही लोगों की गिनती वहाँ पर की गई है। 2001 में हुई जनगणना के अनुसार वहाँ पे 268 अनुसूचित जाति के लोग थे, जिसके बाद ये माधवराव शेंडे के जिन्होंने नायब तहसीलदार से पूछताछ करने के बाद पता चला कि हमारे गांव की जो 2001 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार गांव में अनुसूचित जाति की संख्या 268 थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 15 ही अनुसूचित जाति की लोक संख्या यहाँ पे दिखाई गई है। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या हे आहे की नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील दिघोरी ग्रामपंचायत आहे। त्या दिघोरी गावामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जवळपास 250च्या वरती आहे, परंतु 2011च्या लोकसंख्येच्या जनगणनेनुसार अधिकारी वर्गांनी अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 268 न दाखवता फक्त 15 दाखवलेली आहे। आणि प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जातीची एकतरी आरक्षित सीट निश्चित राहत होती, परंतु ह्या वेळेस 2-3 महिन्यांनी ग्रामपंचायतच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत। ऑक्टोबरमध्ये जवळपास निवडणुका लागलेल्या आहेत आणि त्या ग्रामपंचायतमध्येच्या निवडणुकीमध्ये आज फक्त अनुसूचित जातीची फक्त 15 लोकसंख्या दाखवल्यामुळे ग्रामपंचायतमध्ये एकही अनुसूचित जातीची आरक्षित जागा निश्चित ह्या लोकांनी केलेली नाही। हा फार मोठा षड्यंत्र ह्या लोकांनी आमच्या अनुसूचित जातीच्या लोकांवर केलेला आहे। आणि एवढेच नाही तर अनुसूचित जातीची फक्त 15 लोकसंख्या दाखवून आमच्यावर एवढा मोठा अन्याय केलेला आहे की जेणेकरून संपूर्ण ज्या काही संदर्भात ग्रामपंचायतच्या संदर्भात ज्या काही योजना येतात, राज्य सरकारच्या योजना म्हणा की केंद्र सरकारच्या योजना म्हणा की जिल्हा परिषदच्या योजना म्हणा, समाज कल्याणच्या योजना म्हणा, कृषी विभागाच्या म्हणा, या पंचायत समितीच्या योजना म्हणा, समस्त योजनापासून आमच्या अनुसूचित जातीवर ह्या लोकांनी अन्याय केला आहे आणि आम्हाला आमच्या अधिकारापासून वंचित केलेला आहे। आम्ही 250च्या वरतं अनुसूचित जातीचे लोकसंख्या जिवंत असूनही आम्हाला ह्या लोकांनी सीधे साधं मारलेलं आहे। तरी पण ह्या संदर्भात आम्हाला न्याय पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही तहसीलदाराकडे निवेदनपत्र दिलेलं आहे, कलेक्टरकडे निवेदनपत्र दिलं आहे, BDOकडे दिलं आहे, SDOकडे दिलं आहे। त्याचप्रमाणे आमच्या एरियाचे म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे ऊर्जा मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय बावनकुळे साहेब यांनासुद्धा आम्ही या संदर्भात तक्रार निवेदन दिलं आहे आणि त्यांना म्हटलं आहे की आम्हाला लवकरात लवकर निवडणुकीच्या पूर्वी आम्हाला लवकरात लवकर न्याय पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे आम्हाला अगर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही हायकोर्टाच्या मार्फत निवडणूक अधिकाऱ्याला व कलेक्टरला एक निवेदनपत्र किंवा
नोटीस पाठवून आणि जेणेकरून आम्हाला जिथपर्यंत न्याय मिळणार नाही तिथपर्यंत दिघोरी ग्रामपंचायतची निवडणूक होऊ देणार नाही आणि अशा पद्धतीचा आमचा मानस आहे। कारण जिथपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तिथपर्यंत दिघोरी ग्रामपंचायतची निवडणूक होऊ न देणे असा स्टे ऑर्डर हायकोर्टामार्फत आम्ही करण्याचा मानस केलेला आहे। तो दिघोरी के एक नागरिक भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि सर 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के 268 लोक संख्या दिखाई गई थी, लेकिन 10 वर्ष के बाद 2011 में जब जनगणना की गई तो 15 ही लोक संख्या दिखाई गई। इस तरह का षड्यंत्र, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? षड्यंत्र 2011ची जे जनगणना केली आहे त्यांनी ते 268 अगोदर असताना त्यांनी आता गहाळ केलेली आहे। हे फार चूक केली आहे असून आम्ही आज आम्हाला मेल्या दाखल असल्यासारखं केलेलं आहे आणि मला असं वाटतो की त्यांनी जे म्हणजे त्याला काय म्हणतात समाज मंदिर जेव्हा आलं होतं तेव्हा आम्हाला जागा वगैरे विचारली होती, आम्ही जागा दाखवली। त्याच्यानंतर 2012ला अजून त्यांनी जनगणना केली आणि ते जनगणना केल्यानंतर त्यांनी असा घोळ करून ते समाज मंदिराचा पैसा 5 लाख रुपये त्या मारुतीच्या देवळाला लावायचा होता त्या लोकांना, म्हणून हा असा घोळ करण्यात आलेला आहे। तो यहाँ पे साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अनुसूचित जाति के लोगों की यहाँ पे आवाज़ दबाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, ताकि आगे चल के भी किसी भी अनुसूचित जाति से कोई सरपंच यहाँ पे निर्माण ना हो और इनका वास्तव्य यहाँ पे टिका ना रहे। इसी कारण यहाँ पे इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है। कैमरामैन रुपेश गावंडे के साथ मैं शुभम बनकर, लाउड बुद्धा टीवी नागपुर। आज हमारे नागपुर ज़िले में दिघोरी काड़े नाम का एक गांव है, कामठी तालुका में वो आता है। 2001 के जनगणना के अनुसार उस गांव की लोक संख्या आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से 268 बताई गई थी। 2001 की जनगणना के बाद 2011 में 10 साल बाद फिर उसकी गांव की जनगणना की गई आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर। तो जो 2001 में 268 जनसंख्या बताई गई थी अनुसूचित जाति की, वो 10 साल बाद 2011 में 15 बता दी उन्होंने। गांव वालों का, हमारे पास गांव के 7वें गांव के सरपंच है, माजी सरपंच है, और भी बहुत सारे प्रतिष्ठित उस गांव के नागरिक हैं। उनका कहना है कि जब हम 2001 में 268 इस गांव में थे तो 2011 में हम 15 ही कैसे? ये सरकारी आंकड़े के अनुसार और जनगणना के अनुसार। इसमें नुकसान अनुसूचित जाति के लोगों का ये होता है कि जनसंख्या के आधार पर रोस्टर के माध्यम से जो भी संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो SC ST OBC क्या आरक्षण का सवाल हो, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। लेकिन पहले हमारे पार्टी गांव में यहाँ पे अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित हुआ करती थी ग्राम पंचायत में, लेकिन आज अगर इस जनसंख्या को आप 15 तक सीमित कर रहे हैं, सरकार को भी बताना चाहते हैं, हम पालक मंत्री को भी बताना चाहते हैं, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब को भी बताना चाहते हैं कि देखिए हम पे अन्याय गांव वालों पे मत कीजिए। अखिल भारतीय धम्म सेना के माध्यम से बनते सूर्य ससाई के मार्गदर्शन में हम कलेक्टर साहब को मिलने वाले हैं। जल्द से जल्द सारे गांव के लोग हमारे साथ होंगे, लेकिन इस समस्या का निराकरण और अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें।
अमरावती के सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र आंजनगांव सुरजी में पंचकुला बाई हरने विद्यालय आंजनगांव की ओर से रैली का आयोजन किया गया। वन महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम भी लिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के बारे में जागरूक करना था। मानस संबंधित अधिकारियों ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 4 करोड़ वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज जो कार्यक्रम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्र में चालू हो रहा है, इसमें हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग जागृति है समाज में पर्यावरण के संदर्भ में समाज में जागृति करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो वृक्ष के संवर्धन और पर्यावरण का जो संतुलन अभी बिगड़ा हुआ है उसको हम कैसे संभाल सकें और आने वाले पीढ़ी भविष्य में आने वाले पीढ़ी को हम कैसे ये पर्यावरण का शुद्ध और हेल्दी पर्यावरण कैसे दे सकते हैं, इसके लिए समाज में जो जागृति नहीं है वो जागृति करने के लिए हमने ये कार्यक्रम के माध्यम से वृक्ष लागवड और इसमें बहुत सारे कार्यक्रम है, निबंध स्पर्धा है, वक्तृत्व स्पर्धा है और इस माध्यम से हम समाज में जागृति करना चाहते हैं। हर स्कूल, कॉलेजेस, NGO और जो अदर डिपार्टमेंट है, जो भी शासन के डिपार्टमेंट है, NGO है, क्लब है, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये सभी डिपार्टमेंट के सभी NGO सभी की तरफ से हमने अभी तक जो भी जागृति हम कर रहे हैं। और आज आंजनगांव सुरजी में आदर्श विद्यालय हरने विद्यालय की तरफ से जो अपनी रैली निकाली और आंजनगांव में रुपये बिक्री स्टॉल का हमने उद्घाटन आज माननीय भदौड़े साहब नगर परिषद अध्यक्ष इनके हस्ते शुभास्ते हमने यहाँ पे किया है। आंजनगांव तालुका के सभी नागरिकों से विनती है कि इस स्टॉल पर आइए। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम घोषित हुए। इस परीक्षा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था बार्टी के कई छात्र पास हुए, जिनका सत्कार पुणे शहर में बार्टी की ओर से आयोजित किया गया, जहां सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोली की मौजूदगी थी, जिन्होंने छात्रों को मार्गदर्शित कर अपनी विविध योजनाओं के बारे में लॉर्ड बुद्धा टीवी को जानकारी दी। अगर यूपीएससी में अगर बच्चे पास होते तो निश्चित ही हम सबके लिए सामाजिक न्याय विभाग के लिए ये बड़े गर्व की बात है। भविष्य में ये फिगर और बढ़ता रहे, ये 14 से लेके अगले साल 25 तक जाए, इस दिशा में हम कार्यक्रम के पिछले 2 सालों से हमने दिल्ली के नामवंत इंस्टीट्यूट जो है वादीराम श्रीराम श्री के नामवंत इंस्टीट्यूट में और महाराष्ट्र के नामवंत इंस्टीट्यूट में जो स्पर्धा परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को भेज के उनको मार्गदर्शन देने का जो कार्यक्रम लिया और उसी तहत आज ये बड़ा यश बार्टी को मिला। निश्चित ही भविष्य में ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा उसी प्रकार से हमने जो योजना शुरू की और आज हमारे हजारों बच्चे विदेश में शिक्षा लेके बड़े बड़े पदों पे जा रहे हैं। निश्चित सामाजिक न्याय विभाग में जो एक बड़ा सा बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के साथ हम भी तैयार हैं और अनेक योजनाएं भविष्य में लाने का हमारा विचार है। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से बार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है अभी, और हम एक समता प्रतिष्ठान उस दिशा में बनाने जा रहे हैं। जात वैधता प्रमाण पत्र को जो है उसको भी हम भविष्य में, जिसके पिताजी को अगर जात वैधता प्रमाण पत्र है तो उसके बच्चे को मिलना चाहिए। इस तरीके का डिजिटाइजेशन अगले आने वाले 6 महीनों में करने का हमारा इच्छा है और निश्चित ही उस दिशा में सामाजिक न्याय विभाग बार्टी हम सभी काम कर रहे हैं और निश्चित ही आने वाले दिनों में बहुत सारे विषयों में निश्चित ही बदलाव होगा। हम सबका एक प्रामाणिक हेतु है कि सामाजिक न्याय विभाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, इनके विचारों के लेके भविष्य में ऐसे बदलाव हो और जो दबा कुचला वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के माध्यम से आर्थिक सामाजिक दृष्टि से उनमें बदलाव हो और उनके जीवन में सुधार हो। ये हमारी अभिलाषा है और उसी दिशा से हम लोग काम कर रहे हैं। बार्टी ने जो ये बार्टी के माध्यम से आज जिन बच्चों का हम यहाँ पे जिन्हें यूपीएससी में नागरिक सेवा में जो यश संपादन किए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में ऐसी ऊंचाइयाँ वे गांठे, ऐसी अभिलाषाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
दूसरी ओर भंडारा में नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ द्वारा रीजनल यूथ शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान धम्मचारी तेज धम्म ने शिविर में युवकों को प्रबोधन किया, जिसमें भंडारा और साकोली से युवाओं की उपस्थिति रही। शिविर के दौरान कई आम्बेडकरी विचारवंतों ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। हाँ, मेरा नाम सोनू उके है और मैं भंडारा में ही रहता हूँ और NNBY से मैं जो है पिछले 2014 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसका मेन उद्देश्य यही है कि युवाओं में जो है जागृति फैलाई जाए, बाबा साहब के विचारों को फैलाया जाए, जो हमारे महापुरुष हैं इनके विचारों को फैलाया जाए और हमारे जो आदर्श है तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध, इनके विचारों को जो है उन तक पहुंचाया जाए और उनका युवाओं का सर्वांगीण विकास किया जाए। ये इसका मेन मोटो है। यहाँ पे तो मुख्यतः विद्यार्थियों को जो है एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनको शिक्षाएं दी जाती है, उसके साथ साथ ही जो है उनको स्पिरिचुअल लेवल पे भी शिक्षाएं दी जाती है और फिजिकल लेवल पे भी शिक्षाएं दी जाती है। उसमें जो है चिकुन रहता है फिजिकल एक्सरसाइज में, साथ साथ मेडिटेशन रहता है और साथ साथ उनको जो है जो हमारा सब्जेक्ट रखा गया है उसके ऊपर में जो हमारे लीडर है वो 3 दिन मार्गदर्शन करते हैं। एक बहुत अच्छा मतलब अनुभव आया है, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं, इन्होंने इतना कुछ सिखाया है। 3 दिन कैसा हम रहे, मतलब इतने सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप हुई। मेन बात हमें मतलब धम्म के बारे में बताया गया, एक साधना के बारे में बताया गया कि किस हिसाब से करनी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ से नॉलेज मतलब लेना चाहिए, ये कि हमें अपने मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पता चलता है, गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है, उनकी पूजा से लेके उनके पंचशील तक धीरे धीरे वर्कशॉप से मतलब पता चला। 3 दिन में ये मतलब थोड़ा थोड़ा तो भी नॉलेज मिला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन पंचशील के बारे में मतलब घर में सभी बताते हैं, लेकिन यहाँ से जो पता चला वो बहुत अलग ही है। और ये मतलब घर में किसी को भी बता सकते हैं अपन कि पंचशील का पालन करना चाहिए। धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा ही पता चला, लेकिन बहुत कुछ मतलब मायने रखता है और ये डेली लाइफ में कैसे क्या इन्वॉल्व करना चाहिए वो भी पता चला। यस, बिल्कुल मतलब घर से ही मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। मैंने बताई भी हूँ, मेरे प्रॉब्लम शेयर भी की थी कि मुझे घर से ही चेंज करना है, पहले तो अपने आप से चेंज करना है। मैं खुद पंचशील का पहले फॉलो करना चाहती हूँ पूरा, मतलब अपने मम्मी पापा को भी बताना चाहती हूँ कि ये फॉलो करें और अपने आजू बाजू वालों को भी, मतलब वो लोग जितना ये धम्म के बारे में नहीं जानते मैं उनको बताना चाहती हूँ। और ये कैंपस में मतलब ये शिविर में आने के लिए मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ और मतलब मुझसे ना जमे तो मैं इन सब लोगों की हेल्प लेना चाहती हूँ कि यह जो रीजनल कन्वेंशन है भंडारा का, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है यूथ्स के लिए, क्योंकि एक तरह से हम ऐसे कल्चर को बिल्टअप करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कल्चर बाबा साहब चाहते थे, जो कल्चर बुद्ध चाहते थे। और एक तरह से यानी समाज में जो अच्छाइयाँ है, जो शीलयुक्त जीवन पद्धतियाँ है, उस शीलयुक्त जीवन पद्धति को हम अपनाने का और अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को वह हस्तांतरित करने का एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही मतलब अगर हम देखते हैं कि 1956 के पहले का कालावधि, 1956 के बाद का कालावधि, तो इसमें ज़बरदस्त ऐसा बदल दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक समता स्थापित करने का सपना देखा था, जिसे डॉक्टर गंगाधर पानताव ने इन्होंने अपने साहित्य और कृति से साकार किया है। इनकी जैसी विचारधारा को समाज को जरूरत है, इस कथन का प्रतिपादन वरिष्ठ समाज सेवक अन्ना हजारे ने किया। डॉक्टर पानतावने के 80 साल पूरे होने पर मनमाड़ शहर में नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान अभिष्ट चिंतन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लोक कवि वामन दादा कर्डक विचारपीठ पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, ऋषिकेश कामले, गंगाधर अहिरे आदि मान्यवर मौजूद थे। आठवले और अन्ना हजारे इनके हाथों पानतावने को सम्मान चिन्ह मानपत्र देते हुए नागरिक सत्कार किया गया। आज समाजात दिसतंय आपल्याला डॉक्टर गंगाधर पानतावने इनके सत्कार में पहुंचे सामाजिक अन्ना हजारे ने कहा कि जिस तरह एक दीपक जलकर सबको प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह डॉक्टर पानतावने ने सामाजिक समता निर्माण करने में अहम किरदार निभाया है। डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का जिम्मा पानतावने जैसे कुछ जिम्मेदार लोगों ने उठाया है। हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर इनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए दलित साहित्य से डॉक्टर पानतावने ने परिचित कराया है। पानतावने इन्हें पद्मश्री मिले, इसके लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी, ऐसे विचार आठवले ने रखे। आणि ही अपेक्षा करतो की यावेळेला आपल्याला पद्मश्री
मंच पर अपने भाषण में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि डॉक्टर गंगाधर पानतावने ने अपने साहित्य और कृति से समाज में समता स्थापित करने का कार्य किया। 80 की उम्र होने पर भी आज भी समाज के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों को प्रवाहित करना चाहते हैं। सरकार पानतावने को पद्म भूषण से सम्मानित करे, इसके लिए सरकार से बात की जाएगी। अकोला महापालिका की ओर से 300% कर बढ़ोतरी की गई, जिसके विरोध में भारी बहुजन महासंघ ने बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में कर बढ़ोतरी के विरोध में घोषणाबाजी करते हुए महापालिका पर मोर्चा निकाला। गाड़गे नगर के शेगांव में शराब की दुकान होने से स्थानीय नागरिकों का, विशेषकर महिलाओं का रहना मुश्किल हो गया है। शराबी पीकर रोजाना घरों का दरवाजा खटखटाते हैं। गालियां देना, अश्लील बातें करना और महिलाओं से झगड़ा करना आम बात हो गई है। साथ ही शराब पीकर परिसर में गाड़ी चलाने से दुर्घटना भी होती है। इन अवैध शराबों की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर महिलाओं ने पुलिस आयुक्तालय में निवेदन दिया और अपनी समस्या रखी। जय भीम इंडिया न्यूज में आज के न्यूज में फिलहाल इतना ही। बहुजनों की खबरों के लिए देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज।